नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और विराम चिन्ह के ऊपर। जो आपके उपसर्ग और प्रत्यय हैं, इनके कुछ नियम देखेंगे, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय के क्या क्या नियम है या कितने प्रकार के होते हैं, और विराम चिन्हों के को भी हम देखेंगे। इनके जो उदाहरण रहेंगे, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ इनकी पहचानों को हम इसमें देखेंगे। उपसर्ग उपसर्ग होता क्या है आपका? उपसर्ग का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो होता है उप प्लस सर्ग। उप मतलब होता है समीप, और सर्ग मतलब सृजन करना या नई चीज़ों को बनाना। तो इस तरह से क्या हो गया, यानी कि समीप में नई चीज़ों को बनाना हो गया आपका क्या, उपसर्ग, है ना। जो उपसर्ग होते हैं आपके, यह शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग कब लगते हैं? यह शब्दों के पहले लगते हैं। मैंने कुछ तथ्य लिखे हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर से भी संबंधित है, तो मैंने यहाँ भी इनको मेंशन कर दिया गया है। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जो आपके शब्द होते हैं वह व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अगर देखा जाए तो मूलतः जो शब्द होते हैं आपके, वह दो प्रकार के होते हैं, एक रूढ़ और दूसरा यौगिक। रचना की दृष्टि से जो यौगिक हैं और योग रूढ़ हैं, ये समान होते हैं। यानी कि रचना की दृष्टि से आपके जो यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हैं, यह क्या होते हैं? समान होते हैं। यौगिक अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होता है और रूढ़ के खंड नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं उनके हम खंड नहीं कर सकते हैं। यौगिक जो होते हैं, यौगिक शब्द आपके, इनकी रचना तीन प्रकार से होती है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इसीलिए मैंने यहाँ शब्दों को मेंशन किया है, क्योंकि उपसर्ग, प्रत्यय और जो समास होते हैं, यह जो होते हैं आपके शब्द रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब वे शब्द या अव्यय जो शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या उनमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हमने अभी ऊपर भी देखा कि यह क्या होते हैं, यह शब्दों के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, प्रति प्लस हार, प्रतिहार। यहाँ पर जो हार है आपका, यह क्या है? एक स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है। हार जो होता है आपका, हार गले का हार भी होता है, पराजय भी होती है, लेकिन इसमें हमने लगा दिया प्रति। क्या लगाया? प्रति। तो इसका अर्थ जो है पूरी तरह परिवर्तित हो गया, प्रतिहार, है ना। जो आपका प्रति है, यह शब्दांश है जो क्या होता है? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता है। यानी कि जो आपके उपसर्ग होते हैं वह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं, यह किसी न किसी शब्द के साथ लगकर ही प्रयुक्त होते हैं। जो आपके उपसर्ग होते हैं, यह संस्कृत में 22 होते हैं और हिंदी में 13 होते हैं। हम इनको एक एक कर देखेंगे कौन कौन से होते हैं, और यहाँ से सीधे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 होती है। और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो होती है 13। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जिनसे कि उपसर्गों का निर्माण होता है। जैसे आ के कितने उपसर्ग हैं आपके? 6 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? अधि, अनु, अभि, अपि, औ या अवि, अति। इसको याद कैसे रख सकते हैं? मैंने यहाँ लिखा हुआ है धीनु भी पीवित है ना। क्या लिखा है? धीनु भी पीवित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी अक्षरों के आगे आ लगा देना है। जैसे अधि, अनु, अभि, अपि, औ, अति। तो इस तरह से आपके छोटा आ के कितने उपसर्ग हो गए? 6 हो गए। आपका जो बड़ा आ है वह अकेला है,
इसका सिर्फ एक ये स्वयं खुद उपसर्ग है। उसके बाद आता है ई, छोटी ई। इसके 5 उपसर्ग कौन कौन से? निक, निस, निर, नी, वी। एक बार और सुनो ध्यान से, निक, निस, निर, नी, वी। आपसे अगर ई का पूछा जाए तो कितने हैं? 5। आ के कितने हैं? 1। छोटा आ के कितने हैं? 6। अब देखेंगे हम ऊ के, छोटो ऊ के कितने हैं? 5। कौन कौन से? उत, उस, दुर, दुस, शु। उत, उस, दुर, दुस, शु। ये किसके उपसर्ग हैं? आपके छोटो ऊ के। और कितने हैं ये? 5 हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट पा। पा के कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? प्रा, परा, परी, प्रति। प्रा, परा, परी, प्रति। ये किसके उपसर्ग हैं? पा के हैं। और कितने हैं ये? 4। और जो आपका शम है, यह अकेला मतलब शम एक उपसर्ग है, यह एक ही है। तो इस तरह से संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। एक बार और बता देता हूँ मैं। छोटा आ के 6 हैं, बड़ा आ के 1 है, छोटी ई के 5 है, छोटो ऊ के 5, और पा के कितने हैं? 4, और एक शम ये अकेला है। इस तरह से टोटल हो जाते हैं आपके 22। अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग हैं? हिंदी के उपसर्ग कितने उपसर्ग हैं हिंदी के? 13 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? छोटा आ के कितने हैं? 3। अध, आ, अन। कौन कौन से? अध, आ, अन। छोटी ई के 2 हैं, नी, बिन। छोटो के कु, सु, दु। संयुक्त उपसर्ग कौन कौन से? पर, भर, ओ या औ। उन। 1 है आपका, का 1। इस तरह से इनकी टोटल संख्या हो जाती है 13। यानी कि छोटा आ की 3, छोटी ई की 2, छोटो ऊ के 3। संयुक्त उपसर्ग हैं आपके 3, और उन और का। इस तरह से इनकी टोटल संख्या हो जाती है 13। एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ मैं। उपसर्ग क्या होते हैं? यानी कि जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 और हिंदी में उपसर्गों की संख्या 13 है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जिस तरह उपसर्ग शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय जो होते हैं वह शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाता है। यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते हैं, और उपसर्ग भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते हैं। यह मैंने संधि विच्छेद किया प्रत्यय की। प्रति प्लस आई बराबर प्रत्यय। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, दयालु। दया प्लस आलू, यहाँ पर जो आपका आलू है यह प्रत्यय है, और दया क्या है आपका? यह मूल शब्द है। मूल शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है आलू, इससे मिलकर बना है दयालु। प्रत्यय जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या इनका निर्माण किस प्रकार होता है, उनको देखेंगे। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु से जुड़े होते हैं। यानी कि जो आपके कृत प्रत्यय होंगे वह किससे जुड़ेंगे? धातु से जुड़े होते हैं, है ना। और उनसे मिलकर जो शब्द बनता है उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो कृत प्रत्यय होते हैं वह मूल धातु से बनते हैं, और उनसे बनने वाले शब्द या उनसे बनने वाले शब्द का जो निर्माण होगा वह क्या कहलाएगा? कृदंत कहलाता है। जैसे तेर। तेर क्या है आपकी? एक धातु है या मूल रूप है, इसमें आख प्रत्यय लगा दिया
तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें कृत प्रत्यय है? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो धातु है आपकी या मूल धातु में जुड़कर बनता है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो तेर प्लस आक बराबर क्या हो जाएगा? तेराक। जो तेराक जो शब्द बना इसे क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे। घट ती में घट प्लस ती, यहाँ पर ती प्रत्यय लगा हुआ है और घट मूल शब्द है आपका। इन दोनों के मिलन से या इनके योग से जो शब्द बना है उसे हम कृदंत कहेंगे। और कृदंत क्या बना है? घट ती। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, चाहे प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, जब उनका आप विच्छेद करते हो या प्रत्यय निकालते हो या उपसर्ग निकालते हो तो उनका भी एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी आप उनको अलग अलग कर सकते हो। जो आपके कृत प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या कितनी है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। उनकी संख्या है 28। अब आता है आपका तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अवयव में जुड़ते हैं। तो यह अंतर है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। कृत प्रत्यय जो होता है वो मूल धातु के साथ जुड़ता है और जो आपका तद्धित प्रत्यय होता है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव में जुड़ता है। और उनके जुड़ने से जो प्रत्यय बनता है उसे हम तद्धितांत कहते हैं। इन दोनों प्रत्यय की एक खास बात यह है कि जो इनसे जो शब्द बनता है वो या तो संज्ञा बनेगा या विशेषण, यानी कि कृत व तद्धित प्रत्यय जो हैं दोनों प्रकार में बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। जैसे घर प्लस आऊ, घर प्लस आऊ। तो यहाँ पे घर क्या है आपका? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर आपको घर का पता नहीं है कि किस प्रकार का घर है या किसका घर है। तो घर क्या होगा? आपकी संज्ञा प्लस आऊ आपका तद्धित प्रत्यय होगा। और इन दोनों के मेल से जो बना वो हो गया घराऊ, जिसे हम क्या कहेंगे? तद्धितांत कहेंगे। अपना प्लस आयत, अपना प्लस आयत। अपना क्या होगा? आपका सर्वनाम और आयत क्या हो गया? आपका प्रत्यय, तो हो गया आपका अपनायत। तो आपको मैंने अभी पहले बताया कि इनमें क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्रत्यय को अलग करोगे या उपसर्ग को अलग करोगे तो उसका जो शब्द निकलेगा वह एक सार्थक जो है वह शब्द होना चाहिए। तो आप आसानी से प्रत्ययों को पहचान लोगे, क्योंकि प्रत्ययों की संख्या बहुत है। हमने उपसर्ग को तो देख लिया, यह कम है, संस्कृत के 22 और हिंदी के 13, लेकिन प्रत्ययों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए इसको अगर हमें अलग करना है तो पहले ये समझना होगा कि जो शब्द है उसमें से जो मूल शब्द है उसको निकालना और उसके बाद में जो बचा हुआ रहता है वो होगा आपका प्रत्यय, है ना। तो आपके प्रत्यय होगा कितने? 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होता है वह धातु के साथ जुड़कर बनता है और तद्धित प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के साथ जुड़कर बनता है। कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28 है ना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विराम चिन्ह। हमारे उपसर्ग और प्रत्यय के जो हमने अभी नियम देखे हैं इनके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ताकि उनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। विराम चिन्ह क्या है? विराम का मतलब होता है विश्राम या ठहराव, यानी कि जहाँ पर कुछ देर या ज़्यादा देर रुकने का हो वाक्य में, वही होते हैं आपके विराम चिन्ह, उनको लगाया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी कि विराम चिन्ह जो होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वाक्य के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, रोको मत जाने दो। यहाँ पे लिखा है इसमें कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, रोको मत जाने दो, है ना। यानी कि कहने का मतलब है रोको मत जाने दो। अगर यहाँ पे सेकंड वाला देखोगे, रोको मत जाने दो, यानी कि यहाँ पर मना कर रहा है कि मत जाने दो, और तीसरे वाले में रोको मत जाने दो,
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसको रोको मत, जाने दो, और यहाँ पे रोको उसको मत जाने दो, और यहाँ पे रोको मत जाने दो, है ना। यहाँ क्या लिखा है, रोको मत जाने दो, यानी कि उसको जाने दो। हम देखेंगे अब हिंदी में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह। तो अभी हमने जो ऊपर वाला उदाहरण देखा, इससे हमें स्पष्ट हो गया कि अगर विराम चिन्ह ना लगे हो तो हमें वाक्य को समझने में बड़ी कठिनाई होगी और उसके अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे किसी को रोकना है और हम रोकेंगे नहीं, उसको जाने देंगे, है ना, तो इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कौन कौन से विराम चिन्ह हैं अपने, इनमें से इनके संकेत पूछे जाते हैं, कोई भी नाम दे देंगे, जैसे अल्प विराम दे दिया, अल्प विराम देने के बाद 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 चिन्ह दे देंगे, और पूछा जाता है कि इसमें से यह चिन्ह अल्प विराम का चिन्ह किसका है। अल्प विराम का जो चिन्ह है वह कैसा है, एक कॉमा के आकार का है, ये कॉमा। अर्ध विराम अल्प विराम जैसा ही है, सिर्फ जो कॉमा है उसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है। उप या अपूर्ण विराम, उप या अपूर्ण विराम क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या हो, सिर्फ 2 बिंदियां ही लगी हो। पूर्ण विराम या विराम यानी कि यह वाक्य के समाप्त होने के बाद लगता है। ये खड़ी रेखा। प्रश्न सूचक चिन्ह, इसे सब वाकिफ है किस तरह का होता है ये प्रश्न सूचक चिन्ह। संबोधन चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह, यह दोनों एक जैसे ही हैं। एक पाई जो आप खड़ी रेखा खींचते हो उसके नीचे क्या होता है, एक बिंदी लगी होती है, यह आपका संबोधन या विस्मय सूचक चिन्ह होता है। उसके बाद आता है अवतरण, उद्धरण या ऊपरी विराम चिन्ह। अवतरण, उद्धरण या ऊपरी विराम चिन्ह जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा और एक है दोहरा। इकहरा में जो आपने देखा होगा इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा जो होता है यह जो भी शब्द होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। अभी हम इनकी चर्चा करेंगे कि किस में किस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह, समास चिन्ह, यह एक माइनस की तरह इसका चिन्ह होता है और इसका सामासिक पदों में इसका प्रयोग होता है। निर्देशक या डैश चिन्ह जो आपका योजक चिन्ह होता है उससे यह बड़ा होता है। विवरण चिन्ह, 2 बिंदी लगाकर सामने जो है एक माइनस का निशान। त्रुटि, हंस पद या विस्मरण चिन्ह, यह कब लगाया जाता है, जैसे कि आप किसी बात को कहना भूल गए और वाक्य आपने पूरा लिख दिया, तो जहाँ पर आपको त्रुटि हुई है या फिर जहाँ पर आपको जो शब्द लिखना था वह नहीं लिख पाए, तो वहाँ पर एक उल्टे वी आकार का निशान लगाकर आप वहाँ लिख सकते हो। संक्षेपण या लाघव चिन्ह, ये बिंदी के अनुसार होता है, बिंदु के आकार का होता है। तुल्यता या समता सूचक यानी बराबर का कोष्टक, 3 प्रकार के कोष्टक हैं आपके, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। लोप चिन्ह या डैश 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 करके जो हम लिखते हैं वो इतिश्री या समाप्ति, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 लाइन और बीच में ये शून्य टाइप। और विकल्प चिन्ह जिसमें आप या लगाते हो, ऑब्लिक लगाते हो, वह होता है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब किसी बात को बार बार रिपीट जब करते हैं तो उसमें नीचे डैश डैश लगाना, ये होता है। संकेत चिन्ह जैसे स्टार, त्रिभुज, प्लस, जो भी जिस तरह के आप संकेत का यूज करते हो वह संकेत चिन्ह होता है। कुछ इम्पोर्टेंट विराम चिन्हों के बारे में हम चर्चा करेंगे अब। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम क्या होता है आपका, ये जो आपका पूर्ण विराम होता है खड़ी रेखा के जैसा इसका निशान होता है। ये हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। आपसे पूछा जाए कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है हिंदी में, तो पूर्ण विराम का जो होता है प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है और यह प्राचीनतम विराम चिन्ह है। एग्जाम्पल, राम जाता है, यह वाक्य के समाप्त होने की सूचना भी हमें देता है कि यहाँ पर आपका जो वाक्य है वह समाप्त हो चुका है ना। अर्ध विराम, अर्ध विराम जो होता है आपका अल्प विराम जो है उसके ऊपर एक बिंदी लगाने पर आपका अर्धविराम बन जाता है। अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम या रुकना पड़े, है ना, यानी कि या तो कम
थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़ा सा रुकना पड़े, वहाँ पर होगा आपका अपूर्ण विराम, अर्ध विराम। यानी कि दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच में, जैसे उपाधि हो गई या डिग्री हो गई, इनके लिए जैसे MA, तो यहाँ पर MA और B.Ed जो है, तो MA ये तो होगा आपका लाघव और A ये भी लाघव, लेकिन इन दो डिग्रियों के बीच में जिसका प्रयोग किया गया है वह है आपका अर्ध विराम। PhD और MSc, तो PhD और MSc के बीच में क्या लग जाएगा? आपका अर्ध विराम लग जाएगा। अल्प विराम क्या होता है? यह कोमा होता है। अगर कोमा के ऊपर आप बिंदु लगा दोगे तो अर्ध विराम, और अगर बिंदु हटा दोगे तो हो जाएगा आपका अल्प विराम। यानी कि अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना पड़े, अर्ध विराम जो होता है उससे भी कम रुकना अगर पड़े तो वो होता है आपका अल्प विराम। जैसे राजू ने स्कूल में अपना बैग, जूते और पेन खो दिए, यानी कि हल्का सा रुकें आप, यानी कि आप क्रमशः किसी बातों को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि राजू ने स्कूल में अपना एक से अधिक चीज़ें हैं, इसमें बैग, जूते और पेन खो दिए, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? अल्प विराम का। उद्धरण, उद्धरण जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना। यानी कि कोई वाक्य शब्द है किसी दूसरे व्यक्ति का, उसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो उसमें किसका? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो इसमें तुलसीदास ने कहा है, लेकिन हम उसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? वो इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन कौन सा? दोहरा इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन अगर यहाँ पे तुलसीदास ही हैं और अगर उनकी कोई कृति वगैरह के बारे में, रचना के बारे में लिखेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? आपका सिंगल उद्धरण चिन्ह में उसमें लग जाएगा। इसमें एक बात और याद रखना है आपको कि जो आपका डबल या दोहरा उद्धरण चिन्ह है, यह वाक्य शब्दों के ज्यों के त्यों लिखने में प्रयोग होता है, और जो आपका सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है या किसी कृति या लेखक का उपनाम या समाचार पत्र या पुस्तक, इस तरह के जो भी शब्द होंगे उनको लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होते हैं? सामासिक पदों या युग्म पदों के मध्य, यानी कि जो योजक चिन्ह होता है उसका प्रयोग हम या तो सामासिक पदों में करते हैं या युग्म शब्दों के मध्य इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लाभ हानि, यह एक सामासिक पद है और इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह का प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके अलावा जैसे तुलनावाचक, अगर तुलना किसी की कर रहे हैं, जैसे सा, सी, से, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो उसमें भी किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का, और इनसे पहले होगा, तुलनावाचक शब्दों से पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे चांद सा चेहरा, तो यहाँ पर आपका जो ये तुलनावाचक शब्द है सा, इससे पहले हो गया योजक चिन्ह। फूल सी मुस्कान, तो यहाँ सी है, इससे पहले आपका क्या हो गया? ये योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया। कुछ और जगह देखेंगे जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में, एक अर्थ वाले सहचर का मतलब क्या होता है? यानी कि जिनका प्रयोग हम एक साथ, या सहचर का मतलब होता है एक साथ कर देते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, धन दौलत हैं एक ही, लेकिन इनमें क्या करा? वो एक साथ हमने बोल दिया, तो इसमें भी किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का। कुछ सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो अपनी भाषा में, जैसे खाना, खाना वाना, अब जो वाना है इसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन हम इसको बोल देते हैं, तो जिसमें भी किसका प्रयोग हुआ? सार्थक का। चाय वाय, काम वाम, इस तरह से। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह क्या है? यह योजक चिन्ह जो है यह थोड़ा बड़ा होता है, किससे? योजक चिन्ह से। जो आपका निर्देशक चिन्ह होता है
यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है और इसका जो प्रयोग होता है संवादों को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गए, इस तरह के जो संवाद हो गए या किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संवाद की रूपरेखा लिखने में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये हमने जितने भी इम्पोर्टेंट चिन्ह, विराम चिन्ह थे, इनको देखे और इस तरह से हमारा उपसर्ग, प्रत्यय और विराम चिन्ह का टॉपिक समाप्त होता है।